और जाहिर है एना ने भी मना नहीं किया। वो बिना कुछ सोचे समझे उसके साथ वापस चली गई और डेनिस के साथ फिजिकल हो गई। यहीं से फिल्म की शुरुआत की गुत्थी सुलझती है कि आखिर क्यों चार्ली को देखते ही एना इतना दोस्ताना बर्ताव कर रही थी और क्यों वो शुरू से ही डेनिस को बेकसूर साबित करने पर तुली हुई थी। क्योंकि जब एना छोटी थी तो वो उन दोनों के शो में आई थी और उन्हीं दोनों की वजह से इकट्ठा किए गए चैरिटी के पैसों से एना अपनी पढ़ाई पूरी कर पाई थी और गरीबी से भी बाहर निकल सकी। इसलिए एना दिल से इन दोनों भाइयों की बहुत बड़ी फैन थी और अब उनमें से एक उसे पसंद भी करने लगा था, जिससे एना की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि एना अपने शरीर से उस इंसान का एहसान चुका रही थी जिसने कभी उसकी मदद की थी, पर यह सपना बहुत जल्दी ही टूट गया। जब एना की नींद खुली तो डेनिस वहाँ से जा चुका था। ये समझना बहुत आसान है। डेनिस की नजरों में एना सिर्फ एक रात का किस्सा थी। जाहिर है वो ये भी नहीं पहचान पाया कि एना वही लड़की है जो कभी उसके शो पर आई थी, क्योंकि वो इतनी लड़कियों के साथ रह चुका था कि उसे याद न रहना कोई बड़ी बात नहीं थी। और इसी से ये भी साफ हो जाता है कि बड़ी होकर एना उन दोनों भाइयों पर किताब क्यों लिखना चाहती थी, क्योंकि वो हमेशा से ही उन दोनों की फैन रही थी और इत्तेफाक से चार्ली भी यही चाहता था। इसीलिए उसने खुद एना से संपर्क किया और बात फौरन बन गई। तो सवाल ये उठता है कि जब वो अपनी बायोग्राफी छपवा ही रहा था तो चार्ली ने उसमें झूठ क्यों बोला होगा। और एक सबसे जरूरी बात, जब से वो डेनिस से मिली थी ऐसा लग रहा था जैसे डेनिस को पता ही नहीं था कि उसका भाई चार्ली कोई किताब लिख रहा है। इस मामले की तह तक जाने के लिए एना खुद उस पीड़ित लड़की की माँ से मिलने गई, यानी उस लड़की की माँ से जो फिल्म के बिल्कुल शुरू में बाथटब में मरी हुई मिली थी। बात करने पर पता चला कि उस लड़की का नाम मौली था और जिस साल उसकी मौत हुई उस साल वो कॉलेज में पढ़ रही थी। माँ ने दुखी होकर बताया कि कॉलेज के दौरान वो बाहर पार्ट टाइम जॉब करती थी ताकि अपनी माँ का कर्जा चुकाने में मदद कर सके, पर किसे पता था कि इसमें उसकी जा ही चली जाएगी। यहीं पर एना को समझ आया कि माँ जिस पार्ट टाइम जॉब की बात कर रही थी वो असल में होटल में एस्कॉर्ट का काम था। होटल रूम सर्विस के बहाने बहुत खूबसूरत लड़कियों को भेजता था जो साथ में स्पेशल सर्विस भी देती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मरने से पहले मौली होटल में एक स्पेशल सर्विस प्रोवाइडर का काम कर रही थी और ये बात चार्ली की लिखी हुई बातों से बिल्कुल मेल खाती थी। यानी ये सच था कि चार्ली और डेनिस दोनों ही ऐसी लड़कियों को बुलाते थे अपना मन बहलाने के लिए। अब यहाँ एना के दिमाग में एक बड़ा सवाल आया कि क्या मौली की मौत का चार्ली और डेनिस से कोई सीधा कनेक्शन था, और अगर ऐसा था तो फिर चार्ली ने इतने सालों बाद खुद ये बात सामने लाने का फैसला क्यों किया। खैर, इन सवालों को दिमाग में रखकर हम कहानी में आगे बढ़ते हैं। एना फिर उस पुलिस वाले से मिली जिसने उस वक्त ये केस हैंडल किया था, जिसका नाम विल था, और उससे पूछा कि क्या क्राइम सीन पर उन्हें कुछ भी अजीब लगा था। पर एना को ये देखकर हैरानी हुई कि विल उस केस के बारे में ठीक से बात नहीं कर रहा था। वो हिचकिचा रहा था, जैसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। आखिर में उसने एना को बताया कि पुलिस ने मौली की मौत को एक हादसा मानकर केस बंद कर दिया था, क्योंकि उसके शरीर में बहुत ज्यादा शराब और ड्रग्स मिले थे। इसलिए पुलिस ने मान लिया कि उसने नहाते समय पहले ड्रग्स लिए और फिर शराब पी ली, जिसकी वजह से उसे नींद आ गई और वो बाथटब में डूबकर मर गई। पर कोई भी देखकर बता सकता था कि इस केस को कितनी लापरवाही से बंद किया गया था, क्योंकि कमरे में न तो शराब की कोई बोतल मिली और न ही ड्रग्स। इसका मतलब ये जगह असली क्राइम सीन थी ही नहीं, उसे बाद में किसी ने यहाँ लाकर डाला था। ये सोचते ही एना के मन में एक खतरनाक ख्याल आया। उसे एक पुरानी बात याद आई कि कैसे डेनिस लॉबस्टर को देखते ही उल्टी करने लगा था और उसने वेटर को उसे फौरन हटाने के लिए कहा था। लेकिन चार्ली की लिखी किताब में तो ये जिक्र था कि चैनल हेड ने उन्हें तोहफे में लॉबस्टर का एक बड़ा सा बॉक्स भेजा था। तो क्या चार्ली ने झूठ बोला था? क्या उस लॉबस्टर के बॉक्स में सिर्फ लॉबस्टर ही नहीं बल्कि एक लड़की की ठंडी लाश भी थी? इस ख्याल के आते ही एना पूरे यकीन के साथ चार्ली के पास पहुंच गई। चार्ली को लगा कि एना इस बार नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।